जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या पंड्या साध्या इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसमें हम हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हमारा जो लेक्चर है, हिस्ट्री का जो सेशन है, इतिहास में हमारा पहला चैप्टर। अगर आप इसके आगे के चैप्टर देखना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। मैंने उसमें इंट्रो दिया है कि मैं इतिहास के अंतर्गत किन किन पाठों को लूँगी और किन किन पाठों को एक्सप्लेन करूँगी। तो उसमें से मेरा ये पहला चैप्टर है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो मुख्य तौर पर 3 होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। यानी कि पुरातात्विक क्या होते हैं? जैसे हमारे अभिलेख हुए, हमारे सिक्के हुए, हमारी मुद्राएं हुई जो हमको मिलती हैं ज़मीन से या कहीं हमको मिलती हैं उत्खनन करने पर। तो उनको हम जब सर्च करते हैं, उनके बारे में जब हम जानकारी एकत्रित करते हैं, वो जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है? जैसे हमारे वेद हुए, ब्राह्मण हुए, उपनिषद हुए, आर्यनक हुए, हमारी पुराण हुए। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ, कुल मिला के जो धर्म ग्रंथ होते हैं, ये सारी के सारे हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। इनसे हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत क्या? जो दूसरे देशों से हमारे देश में आए, हमारे देश में आकर उनने हमारे देश की संस्कृति को जाना, उनके ऊपर उनने पुस्तकें लिखी, वो हमारे विदेशी स्रोत हो गए। उनसे हमें हमारे दूसरे लोगों से हमारे देश के बारे में पता चला कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है हमारे देश को लेकर। तो फ्रेंड, मैं इसके हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, इसके मैं 2 लेक्चर बनाऊंगी। एक जो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें पुरातात्विक स्रोत रहेगा, और जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उसमें साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत रहेगा। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? डिटेल में। यानी कि हमारा पुरातात्विक स्रोत जो है वो हमारे राइटिंग वाले जो पेपर होते हैं, रिटन एग्जाम जो होते हैं, उसके काम भी आएगा, और जो MCQ वाले होते हैं जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उसके भी काम आएगा। मतलब मैंने ये जो लूसेंट बुक है, लूसेंट की बुक से और जो हमारा क्रोम होता है, गूगल होता है, नेट जो होता है, वहाँ से और भी बाकी की जगहों से मैंने इसके कंटेंट लिए हैं, जो कि आपको हर प्रकार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं और जो अब पूछेंगे। मेरे हर एक लेक्चर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आप इनको पूरा ध्यान से देखिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राचीन अभिलेख, सिक्के, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों तथा चित्रकला से है। यानी कि जो प्राचीन अभिलेख हुए, हमारे सिक्के हुए, स्मारक हुए, भवन हुए, मूर्तियाँ हुई, चित्रकला हुई, इन सब से जो हमें ये साधन काफ़ी विश्वसनीय है। ये साधन क्यों विश्वसनीय है? क्योंकि ये जो चीज़ें हमें मिलेंगी, इनको हम हमारे साइंस से इनको चेक करेंगे। इनको जो हम चेक करेंगे, इनका जो RH निकालेंगे, उससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट तिथि और सही चीज़ें पता चलती हैं। और ये अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सब कौन कराते हैं? हमारे देश के जो प्राचीन समय के जो राजा थे, वो ये सब चीज़ें करते हैं। जिससे जैसे मान लो वो कोई युद्ध जीत गए, तो उस युद्ध की जो इन्फॉर्मेशन है वो जनता तक इन माध्यमों से पहुंचाते हैं। या फिर अगर वो कोई नई चीज़ करते हैं तो वो इन माध्यमों से पहुंचाते हैं। या फिर अगर वो जनता में कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, या जनता को कोई सा काम बताना चाहते हैं, या कोई नई चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं, कोई संविधान बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ का नया उद्यापन करना चाहते हैं, उद्घाटन, कोई भी चीज़ अगर हो रही है, तो वो सारी चीज़ों को वो इन माध्यमों से लोगों तक पहुंचाते हैं। इन माध्यम से वो जनता तक पहुंचाते हैं कि देखो, मैं राजा इस अपने राज्य में ये चीज़ करना वाला हूँ या करना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन स्रोतों से किसी समय विशेष में मौजूद लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था इत्यादि का ज्ञान होता है। ये सब चीज़ें यानी कि उनके रहन सहन, कला, जीवन शैली व अर्थव्यवस्था के बारे में हमें इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, उनकी कला क्या थी, उनकी जीवन शैली कैसी थी और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। वो हमको अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति और चित्रकला से मिलता है। ठीक है। इनमें से अधिकतर स्रोतों का वैज्ञानिक सत्यापन किया जा सकता है। इनको मैंने बताया RH से इनको पता कर सकते हैं, तो इसलिए ये विश्वसनीय है ना। इस प्रकार के प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करने वाले अन्वेषकों को पुरातात्विक
पुरातात्विद कहा जाता है। ठीक है, पुरातात्विद किसको कहा जाता है? जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी खोज करता है, उनका अध्ययन करता है, उसको पुरातात्विद कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं अभिलेख। आखिर अभिलेख क्या होते हैं फ्रेंड्स? अभिलेख क्यों ज़रूरी है? अभिलेख से ऐसा क्या फ़ायदा है? तो हम वो देखते हैं। फ्रेंड, पहली बात तो अभिलेख कभी नष्ट नहीं हो सकते। आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो हमेशा वैसी ही उत्कीर्ण रहेगी जैसी उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, अब हमें इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में अभिलेखों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन काल के कई शासकों के अभिलेखों से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? ज़्यादातर यही अभिलेखों से। यह अभिलेख पत्थर, स्तंभ, धातु की पट्टी तथा मिट्टी की वस्तुओं पर उकेरे हुए प्राप्त हुए हैं। इन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन की पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ये जो अभिलेख हैं, ये जो प्राचीन अभिलेख हैं, इन्हें पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, जबकि इन अभिलेखों की लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। जो इनको पढ़ता है, जो इनको अध्ययन करता है, उसे पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। जबकि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। लेकिन जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का परस्पर प्रसार करने के लिए करते हैं। यानी कि जो हमने अभिलेख का महत्वपूर्ण यही योगदान होता है कि शासक उसमें अपने आदेश को भेजते हैं लोगों तक, जनता तक। ठीक है, यह अभिलेख आमतौर पर ठोस सतह वाले स्थानों अथवा वस्तुओं पर मिलते हैं। लंबे समय तक अमिट्ट बनाने के लिए इन्हें ठोस सतहों पर लिखा जाता है। यानी कि लंबे समय तक ये सुरक्षित रहें इसलिए उसमें लिखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख मंदिर की दीवारों, स्तंभों, स्तूपों, मोहरों तथा ताम्र पत्रों इत्यादि पर प्राप्त होते हैं। यह अभिलेख लगभग भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें से प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली और संस्कृत है। संस्कृत, पाली प्राकृत भाषा भी होती है फ्रेंड, जो लिखी जाती है। दक्षिण भारत की भी कई भाषाओं में काफ़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के जो भाषाएं हैं उनमें भी हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड, उस समय जो भाषा वहाँ पे चलती थी उसी भाषा में हमको अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, इसका कुल मिला के ये मत निकलता है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के इतिहास के संबंध में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों प्राचीन हुआ? क्योंकि सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, यह अभिलेख औसतन 2500 ईसा पूर्व के समय काल के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक डिकोड न किए जाने के कारण अभी तक इन अभिलेखों का सार अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। सिंधु घाटी की सभ्यता अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। क्यों नहीं पढ़ी गई है? क्योंकि उसमें उन लोगों ने चित्र बनाए हैं और फिर चित्रों को अलंकृत किया है, चित्रों से उनने भाषाएं लिखी हैं, कहीं नंबर लिखे हैं, कहीं चित्र बने हैं, इसलिए उसको हम अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं। उसकी जानकारी हमें अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है कि वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे और किस चीज़ को क्या कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया है और अभी तक इस लिपि का डिकोड नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं इसमें, इसलिए हम इसको नहीं समझ पाए हैं। पश्चिम एशिया अथवा एशिया माइनर के बाओग्ज़कोई नामक स्थान से भी काफ़ी प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के जितने पुराने नहीं हैं, जितने पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के हैं उतने वो पुराने नहीं हैं। बाओग्ज़कोई जो है वो अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के लगभग का है। ठीक है, इन अभिलेख की विशेष ये बात यह है कि अभिलेखों में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन कौन के बारे में? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के बारे में। ईरान से भी प्राचीन अभिलेख नक्श-ए-रुस्तम प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में प्राचीन काल में भारत और पश्चिम एशिया के संबंध में वर्णन मिलता है। किस किस के बारे में? भारत और पश्चिम एशिया के रिलेशन के बारे में हमको इस अभिलेख से पता चलता है। किस अभिलेख से पता चलता है फ्रेंड? नक्श-ए-रुस्तम। याद रखना, नक्श-ए-रुस्तम से हमको भारत और पश्चिम एशिया के रिलेशन के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में यह अभिलेख अति महत्वपूर्ण है। इनसे प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार इत्यादि के संबंध में का पता चलता है। काय के बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में और व्यापार के बारे में। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट हमें पता चलता है कि ईरान में कस्साइट अभिलेख प्राप्त हुआ है। ईरान में हमें कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? कस्साइट। जबकि सीरिया के मितन्नी अभिलेख में आर्य नामों का वर्णन किया गया है। आर्य नामों के बारे में हमको जानकारी मिलती है सीरिया के मितन्नी अभिलेख से। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में काफ़ी अभिलेख स्थापित किए हैं, है ना। ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को डिकोड किया। किसने किया फ्रेंड? जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ही डिकोड कर लिया था। यह अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाए गए थे। किस लिपि में करवाए गए थे? ब्राह्मी में करवाए गए थे। प्राकृत में भी हैं फ्रेंड, कुछ ऐसे अभिलेख भी हैं जो प्राकृत भाषा में भी उत्कीर्ण है। और ये सब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि अशोक के अभिलेख कितने थे, और ये सब हम मौर्य काल में पढ़ेंगे, है ना। तो आप इसको अभी माइंड में ऐसे डाउट नहीं रखना कि अशोक ने कितने वो लिखे। 12 अभिलेख थे इनके, 12 में ही अलग अलग इनने जानकारी दी थी। अलग अलग स्थान तो दूर की बात है, अलग अलग देशों में भी हमको इनके अभिलेख मिले हैं। सांची स्तूप जो हमारे रायसेन में बना हुआ है, वो भी अशोक ने ही बनवाया है। जैन धर्म के अनुयायी थे। ये सारी जानकारी अशोक के बारे में हम मौर्य काल में लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि सम्राट अशोक के अतिरिक्त अन्य शासकों ने भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। यही अकेले नहीं थे, और भी ऐसे शासक थे जिनने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। यह अभिलेख सम्राट द्वारा किसी क्षेत्र पर विजय अथवा अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। प्राचीन भारत के संबंध कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख इस प्रकार हैं। ओडिशा के खारवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदमन द्वारा उत्कीर्ण किया गया जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक में गुफा में उत्कीर्ण किया गया अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयागत्स स्तंभ कहाँ अभिलेख मिला हमको? ठीक है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार सम्राट भोज का ग्वालियर अभिलेख तथा विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। ये कुछ अभिलेख हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इनको एक बार और रिपीट कर देती हूँ जिससे आप और अच्छे से याद कर सकें कि ओडिशा के खारवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख मिला, रुद्रदमन द्वारा उत्कीर्ण किया गया जूनागढ़ अभिलेख मिला, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक में गुफा में उत्कीर्ण किया गया अभिलेख मिला, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख मिला, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मिला, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख मिला, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख मिला, प्रतिहार सम्राट भोज का ग्वालियर अभिलेख मिला और विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख मिला। ये कुछ अभिलेख थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिकतर प्राचीन अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। ठीक है, जो पुराने मैंने बताया था प्राकृत भाषा क्या होती है हम ये भी पढ़ेंगे, लेकिन प्राकृत भाषा से अधिकतर आपको अभिलेख मिलेंगे। अभिलेख सामान्यतः उस समय की प्रचलित भाषा में खुदवाए जाते थे, और उस समय जो भाषा चलेगी वो प्राकृत हुई, उस समय की जो भाषा है, जैसे इस समय की हिंदी हमारी, है ना। इसी प्रकार से कई अभिलेखों में संस्कृत भाषा में भी संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। संस्कृत का उपयोग अभिलेखों में ईसा की 2री शताब्दी में दृश्यमान होता है। संस्कृत अभिलेख का प्रथम प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में शक सम्राट रुद्रदमन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। रुद्रदमन का शासनकाल 135 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच था। फ्रेंड, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन पहले पीएससी में आ चुका है या एमपीएसआई में आ चुका है, तो आप सोचते होंगे कि अब नहीं आएगा। फ्रेंड्स, क्या रहता है कि जैसे हमारा एमपी है, एमपी के जितने भी नेबर, जितने भी जुड़े हुए राज्य हैं, जैसे हम हमारे जुड़े हुए राज्यों से संबंधित जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उनको रिपीट करते हैं। जैसे एमपीएसआई में अगर मान लो छत्तीसगढ़ एसआई में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एमपीएसआई भी उनको इंक्लूड करता है। उसी प्रकार आसपास के जो राज्य हैं वो भी हमारे एमपी के क्वेश्चन लेते हैं। इसलिए अगर आप दूसरे किसी स्टेट के हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और मान लो अगर आप एमपी के ही हो तो एमपी में ही जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो एमपीएसआई में पूछा गया है तो हो सकता है वो जेल प्रहरी में पूछ ले, हो सकता नहीं है। ज़्यादातर यही होता है कि व्यापम अपने क्वेश्चन इधर उधर के एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जेल प्रहरी का एमपीएसआई में आ सकता है, एमपीएसआई का जेल प्रहरी में,
या फिर जो भी बाकी के जो होते हैं, सूबेदार हुआ, तहसीलदार हुआ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे एमपी में, उधर इधर इसके क्वेश्चन वो कर लेता है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, वो अपने पूछे हुए क्वेश्चन को ही रिपीट कर लेता है। अब सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था के लिए सिक्के प्रचलन में आए। हमें जैसे हम अभी पैसे से अपना सामान लेना देना करते हैं, उसी प्रकार उस समय भी ऐसा होता था। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से निर्मित किए जाते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशिष्टता यह है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए हैं, इनमें अभिलेख नहीं मिले हैं, है ना। आमतौर पर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए हैं। इस प्रकार के सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, जिसमें चित्र बनाए जाते हैं। इन सिक्कों का संबंध ईसा से पहले 5वीं सदी से है। उसके पश्चात सिक्कों में थोड़ा बदलाव आया। इन सिक्कों में तिथियां, राजा, देवताओं के चित्र अंकित किए जाने लगे। आहत सिक्के के सबसे प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुए हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी की और इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में डाई विधि का उपयोग किया। कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक शुद्ध थी, जबकि गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की। कौन से शासकों ने करी? सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि प्राचीन भारत की जानकारी के लिए अन्य उपयोगी पुरातात्विक स्रोत। अभिलेखों और सिक्कों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं जिनसे प्राचीन काल के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। और वो कौन कौन है? इमारतें हुई, मंदिर हुए, स्मारक हुई, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला आदि जो चीज़ें हैं, ये भी हमको हमारे प्राचीन भारत की जानकारी देते हैं। प्राचीन काल की वास्तुकला की जानकारी के लिए इमारतें जैसे मंदिर व भवन काफ़ी उपयोगी स्रोत हैं। वास्तुकला की जानकारी के साथ साथ इन इमारतों से उस समय की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत की जानकारी के संबंध में स्मारक अति महत्वपूर्ण है। इन स्मारकों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, देसी तथा विदेशी स्मारक। ठीक है, हमने स्मारक को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक देसी स्मारक में और एक विदेशी स्मारक में। देसी स्मारकों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर प्रमुख हैं, जबकि विदेशी स्मारकों में कंबोडिया का ओमकोर वाट मंदिर, इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर, बाली से प्राप्त मूर्तियां प्रमुख हैं। बोर्नियो के मकरान से प्राप्त मूर्तियों में कुछ तिथियां अंकित हैं। यह तिथियां कालक्रम को स्पष्ट करती हैं और इन स्रोतों से प्राचीन काल की वास्तुकला शैली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, भारत में कई धर्मों का उद्भव व विकास होने के कारण धार्मिक मूर्तियां काफ़ी प्रचलन में रही हैं। मूर्तियां प्राचीन काल की धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन भारत में सारनाथ, भरहूत, बोधगया और अमरावती मूर्तिकला के प्रमुख मुख्य केंद्र थे। विभिन्न मूर्तिकला शैलियों में गांधार कला तथा मथुरा कला प्रमुख हैं। मृद भांड का प्रकार समय के साथ साथ परिवर्तित होता गया। सिंधु घाटी सभ्यता में लाल मृद भांड, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड, जबकि मौर्य काल में काले पॉलिश किए गए मृद भांड प्रचलित थे। मृद भांड के प्रकार व रूप में नवीनता व प्रगति अलग अलग समय काल में हुई, अलग अलग समय काल में हमको देखने को मिलती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही अलग अलग प्रकार के मृद भांड बने हैं, नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लाल मृद भांड बने, उत्तर वैदिक काल में। हमारा आता है कि चित्रकला से प्राचीन काल के समाज व व्यवस्थाओं के बारे में विविध जानकारी प्राप्त होती है। चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन, संस्कृति तथा कला की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं के चित्र से प्राचीन काल की सांस्कृतिक विविधता का आभास होता है। अब इसमें कुछ अभिलेख जो हमने ऊपर पढ़े थे उन्हीं को मैंने इसमें थोड़ा लिस्टेड किया है कि आपको ज़्यादा मतलब लिस्ट से सीधा आपको देख के
समझ में आ सके। पहला था हाथी गुम्फा गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख क्या था? कलिंग राज खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा? रुद्र दामन के द्वारा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा। और प्रयाग स्तंभ लेख हमारे समुद्रगुप्त के द्वारा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा बनाया गया। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के द्वारा बनाया गया। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। और मेरे वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर से, मेरे सेशन से किसी को हेल्प हो सकती है तो उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा ये हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका इंट्रो दिया हुआ है। मेरे 3 सेशन और हैं। एक है जीके एमसीक्यू, 3000 एमसीक्यूज़ हैं उसमें मैंने दो लेक्चर हो चुके हैं। उसके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं विथ डिस्क्रिप्शन। आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और नेक्स्ट जो मेरा सेशन था वो था फेमस पर्सनैलिटी का। तो उसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। सीवी रमन जी के बारे में मैंने पूरे डिटेल से उसमें बताया है। और जो मेरा फोर्थ सेशन है, जिसमें मैं फोर्थ सेशन में मिसलेनियस को लिया है। मिसलेनियस में मेरा फर्स्ट चैप्टर था भारत में प्रथम महिला। तो मैंने 10 प्रथम महिलाओं को उसमें लिया है और उनके बारे में डिटेल से बताया है, उनके फैक्ट्स बताए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में तो है ही इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ हमें उनसे नॉलेज भी मिलेगा कि उनने ऐसे क्या काम करे कि उन्हें भारत में प्रथम महिला का दर्जा मिला है। तो आप उनको ज़रूर देखना। आई होप आप इन वीडियोस से मोटिवेट होंगे और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।